हेलो डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 की अध्याय 1 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। डियर बायोलॉजिस्ट, इसके पहले हमने इस अध्याय से 2 क्लास को दे दिया है। आज ये हमारा क्लास है तीसरा, जिसको कहेंगे भाग 3। ये तीसरा क्लास है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको अभी बताते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ लिया है। क्योंकि अगर हम पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपका पहली बात तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात आगे की क्लास भी हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की कुछ प्रमुख घटनाएं, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहली घटना को पढ़ा था निषेचन पूर्व की घटना। निषेचन पूर्व की घटना का मतलब ये होता है कि निषेचन से पहले होने वाली घटना, ठीक है, निषेचन से पहले होने वाली घटना। निषेचन पूर्व की घटना में हमने पढ़ाया था आपको पुमंग के बारे में, पुमंग क्या होता है। उसके बाद हमने इसमें आपको पढ़ा था लघु बीजाणु धानी को, लघु बीजाणु धानी क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने आपको इसमें पढ़ाना है लघु बीजाणु जनन। और परागकण क्या पढ़ाना है? लघु बीजाणु जनन और परागकण के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने पुमंग और लघु बीजाणु धानी को देख लिया था। अगर थोड़ी सी बात मैं पुमंग के बारे में बताऊं तो पुंकेसर नाम तो आपने सुना होगा। पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और जो पुंकेसर होता है वो पुष्पीय पादप में नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। और पुंकेसर की अगर संरचना की बात करते हैं तो एक मैं रफली डायग्राम बनाता हूं, आप उससे समझ जाएंगे पुंकेसर कैसा होता है। इसी प्रकार से पुंकेसर आपका होता है। पुंकेसर में 2 भाग, नीचे जो लंबा सा है ये आपका डंठल तंतु कहलाता है, डंठल तंतु कहलाता है। और ऊपर ये जो भाग है ये आपका कहलाता है पराग कोश। अब डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम पराग कोश की बात करते हैं तो पराग कोश जो होता है वह द्विपालित होता है। पराग कोश क्या होता है? द्विपालित होता है। 2 पाली पाई जाती है, एक पाली हमारी ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई। प्रत्येक पाली की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इधर देखते हैं, इसको अगर खोलते हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे काट देते हैं, बीच से ऐसे काट देते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखाई देगा। और एक पाली तो हमारी ये हो गई ऊपर की, दूसरी पाली ये हमारी नीचे की हो गई। और प्रत्येक पाली में क्या होता है? 2-2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में क्या होता है? 2-2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और इन प्रकोष्ठ में परागकण भरा हुआ होता है। इन प्रकोष्ठ में क्या होता है? परागकण भरा हुआ होता है। तो डियर बायोलॉजिस्ट, हम आपको इस चित्र के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हमारा लघु बीजाणु धानी क्या होता है। लघु बीजाणु धानी क्या होता है? देखिए, पराग कोश जो होता है वह द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली में क्या होता है? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रकोष्ठ को जो हम दान देते हैं, इन्हीं प्रकोष्ठ को हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, इसको लघु बीजाणु धानी क्यों कहते हैं। देखिए, ये इसमें क्या भरा हुआ है? ये इसमें भरा हुआ है परागकण। क्या भरा हुआ है? इसको कहेंगे हम परागकण। देखिए, इस परागकण का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लघु बीजाणु। परागकण का क्या नाम होता है दूसरा? वो होता है लघु बीजाणु। और परागकण जिसमें भरा होता है उसको लघु बीजाणु धानी या परागपुट के नाम से जाना जाता है। आई होप जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था थोड़े से समय में आपको
समझाने की कोशिश किया हूं और आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसका कंप्लीट क्लास पिछले क्लास से देख लीजिए। समय कम है इसलिए मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास लघु बीजाणु जनन क्या होता है और परागकण क्या होता है। देखिए डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की तो इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर हम परागकण की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम पॉलन ग्रेन। ओके। और परागकण के अगर हम दूसरे नाम की बात करते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अभी हमने बताया जस्ट आपको यहाँ पर लिख करके। तो परागकण का दूसरा नाम है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर। इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके। अब अगर हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? ठीक है, पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। लघु बीजाणु जनन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो यहां पर डाल लेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? छोटी सी पॉइंट है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। पराग कोश तथा पराग कणों के परिवर्धन को पराग कोश तथा पराग कणों के परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहलाता है या फिर लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आया? पराग कोश तथा पराग कणों के परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पराग कोश से जो परागकण निकलता है उस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। दूसरी भाषा में इसी को हम याद करके लिख सकते हैं, लघु बीजाणु के निर्माण को, लघु बीजाणुओं के निर्माण को, लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी को दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात परागकण के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बीजाणु जनन की, ठीक है, लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं। लघु बीजाणु जनन की जो ऊतक होती है, ठीक है, बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु जनन की लघु बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्टय में वृद्धि करने के लिए या फिर चतुष्टय में वृद्धि करने में सक्षम होती है। चतुष्टय में वृद्धि करने में सक्षम होती है। ये बायोलॉजिस्ट, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो लघु बीजाणु बनाने वाली ऊतक होती है, ठीक है, लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनाने वाली जो ऊतक होती है उसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्टय यानी कि 4 लघु बीजाणु के दाने बनाने के लिए वो सक्षम होती है। ठीक है, देखो लघु बीजाणु का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
लघु बीजाणु का मतलब होता है इंग्लिश में माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या होता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। स्पोर का मतलब होता है दाना। ठीक है, स्पोर का मतलब होता है दाना। तो छोटा बीजाणु या फिर छोटा दाना जो होता है उसको लघु बीजाणु या फिर परागकण के नाम से जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इतना समझ में आया? आगे की पॉइंट में देखते हैं। तो आगे की पॉइंट में क्या होता है? अब जितनी भी कोशिका बनती है, हमने क्या कहा कि लघु बीजाणु चतुष्टय में वृद्धि करती है। चतुष्टय यानी कि 4। अब जितनी भी पराग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका, सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। समझ में आइए? जो प्रत्येक चतुष्टय लघु बीजाणु चतुष्टय जो होती है, ठीक है, ये लघु बीजाणु जो चतुष्टय होती है, इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है या फिर एक सक्षम लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। कितना क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करेंगे, देखो, प्रत्येक पराग मात्र कोशिका में, यहां पे लिखेंगे पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये वाली लिस्ट में आशा करता हूं कि आपको लघु बीजाणु जनन अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। पराग कोश तथा परागकणों के परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिखना है तो ये लिख सकते हैं, या फिर लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है या फिर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लिखेंगे बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, यानी कि जितनी भी कोशिका होती है, एक लघु बीजाणु चतुष्टय में वृद्धि करने की क्षमता रखती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका क्या करती है? लघु बीजाणु चतुष्टय में वृद्धि करने की, अपनी आकार को बढ़ाने की क्षमता रखती है। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो प्रत्येक कोशिका होती है, आपने यहाँ पर लिखा ना प्रत्येक कोशिका, तो ये प्रत्येक कोशिका क्या होती है? एक सक्षम पराग मात्र कोशिका या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। पराग मात्र कोशिका, यानी कि यही वाला पराग मात्र कोशिका जिसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन, परागकण निर्माण की प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन से परागकण निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। डियर बायोलॉजिस्ट, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको परागकण क्या होता है या फिर लघु बीजाणु क्या होता है। ओके, चलिए। परागकण या लघु बीजाणु जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन, OR, माइक्रो स्पोर्स। ओके, चलो अब अगर हम डियर बायोलॉजिस्ट परागकण या फिर लघु बीजाणु की बात करते हैं तो परागकण या लघु बीजाणु क्या होता है? डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम बात करते हैं परागकण या लघु बीजाणु की, जिसको हम पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स कहते हैं,
तो ये है हमारे परागकण के निर्माण की प्रक्रिया, पूरा स्टेप है जिसको मैंने यहाँ पर समझाया है। अब बताते हैं आपको परागकण क्या होता है। पहले पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो परागकण जो होता है, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जो परागकण होता है वो पुष्पीय पादप में नर युग्मक का काम करता है। डियर बायोलॉजिस्ट, इतना क्लियर होगा। दूसरे पॉइंट में हम क्या जानेंगे, इसको जानिए। दूसरे पॉइंट में हम आपको लिखवाएंगे ये कि परागकण की संरचना कैसी होती है और इसका आकार इसका आकार कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परागकण देखने में कैसा लग रहा है, परागकण जो होता है वो गोले रंग का होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि परागकण जो होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, परागकण क्या होता है, गोलाकार होता है। इसकी व्यास जो होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। परागकण क्या होता है, देखिए आपको देख करके पता चल रहा है कि ये गोलाकार है और इसका व्यास जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरे पार्ट में लिखेंगे हम परागकण गोलाकार होता है, इसका व्यास 25 माइक्रोमीटर से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसको म्यूमीटर भी पढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो परागकण में 2 परत पाई जाती है। एक आपकी होती है बाह्य परत, दूसरी होती है आपकी आंतरिक परत। तो डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम बाह्य परत की बात करते हैं तो बाह्य परत को हम कहते हैं एक्साइन, और आंतरिक परत की बात करते हैं तो आंतरिक परत को हम कहते हैं इंटाइन। देखो, जो बाह्य परत होता है उसे एक्साइन कहते हैं, एक्साइन को हिंदी में कहते हैं बाह्यशोल। एंटाइन आंतरिक परत को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःचोल। अब अगर हम एक्साइन और एंटाइन की बात करते हैं तो एक्साइन क्या होता है और एंटाइन क्या होता है, उसको देखिए। बाह्य परत, ठीक है, लिखेंगे यहां पर परागकण 2 परतों से घिरा होता है, जिसमें बाह्य परत को कहते हैं हम बाह्यचोल, यानी कि एक्साइन कहते हैं। ठीक, अब अगर हम बाह्यचोल की बात करते हैं तो बाह्यचोल कैसा होता है, तो यह कठोर होता है, खुरदरा होता है, कठोर और खुरदरा होता है। अब उसके बाद अगली पार्ट की बात करते हैं तो जो बाह्य परत होता है परागकण का, स्पोरोलेनिन का बना हुआ होता है। परागकण का बाह्य परत जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है। मिल गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि परागकण का बाह्य परत किस चीज का बना होता है। तो भैया परागकण का बाह्य परत जो होता है वो स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं तो दुनिया में अभी भी किसी भी इस प्रकार के एंजाइम का खोज नहीं हुआ है जो स्पोरोलेनिन को तोड़ सके। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोलेनिन को तोड़ सके। तो इसको नोट करके आप यहीं पर लिखेंगे, अभी तक किसी ऐसे एंजाइम या रासायनिक पदार्थ
रासायनिक पदार्थ का खोज नहीं हुआ है जो स्पोरोलेनिन को तोड़ सके, स्पोरोलेनिन को तोड़ सके। ओके, अब आप बात करेंगे सर जी, अगर स्पोरोलेनिन इतना मजबूत होता है कि उसको अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं जना है जो कि तोड़ सकता है, तो इसमें से पौधे कैसे निकलते हैं? ठीक, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि पराग कण पर किसी स्थान पर स्पोरोलेनिन नहीं उपस्थित होता। है, ठीक है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। मिल गया आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पराग कण में जनन छिद्र कहां पाया जाता है? पराग कण में जनन छिद्र कहां पाया जाता है? तो एक ऐसा स्थान जहां पर, ठीक है, जहां पर स्पोरोलेनिन नहीं उपस्थित होता उसे परागकण का जनन छिद्र कहते हैं और यहीं से अंकुरण होता है। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो परागकण के बाह्य ओर में एक रंध्र पाया जाता है, वही बात बता रहे हैं। परागकण के बाह्य ओर में यानी कि बाह्य परत में एक छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं और वहां पर स्पोरोलेनिन उपस्थित नहीं होता है। ये हमारा बाह्य परत हुआ। अब अगर हम आंतरिक परत की बात करते हैं तो परागकण का आंतरिक परत, परागकण का आंतरिक परत पतली एवं कमजोर होती है। जो पैक्टीन की बनी होती है, ठीक है, जो पैक्टीन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। पैक्टीन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इतना बात समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं, परागकण के बीच में एक कोशिका द्रव्य पाई जा रही है। इस कोशिका द्रव्य को हम जीव द्रव्य के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, इस कोशिका द्रव्य को हम जीव द्रव्य के नाम से भी जानेंगे। अब ये कोशिका द्रव्य जो होता है जिसको हम जीव द्रव्य नाम देते हैं, तो ये किससे घिरा होता है? ठीक है, तो अगर हम इसके लिखते हैं पराग कण में उपस्थित जीव द्रव्य एक पतली प्लाज्मा झिल्ली से या प्लाज्मा भित्ति से घिरी हुई होती है। ठीक है, प्लाज्मा भित्ति से घिरी हुई होती है। इतना बात समझ में आया? अब आगे चलते हैं। तो परागकण में जब परिपक्वन होता है, जब परागकण पक जाता है, फटने की बारी आती है उसमें, तो इसकी जो कोशिकाएं होती है दो भागों में बंट जाती है। ठीक है, कोशिका क्या होता है? दो भागों में बंट जाता है। पहली कोशिका बन जाती है हमारी कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका बन जाती है हमारी जनन कोशिका। ठीक है, तो परागकण यहां पर लिखेंगे परागकण परिपक्व
परिपक्व होकर के दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, होकर के दो कोशिका में बढ़ जाता है या फिर दो कोशिका बना लेती है, बना लेती है। नीचे जगह नहीं है, देख नहीं पाएंगे तो यहां पर लिखते हैं। पहली कोशिका क्या है हमारी? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और दूसरी कोशिका क्या है हमारी? जनन कोशिका। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं इसको, आप ध्यान से देखिए।